विथ देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस जो कक्षा 7 का जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विषय सूची के बारे में कि विषय सूची में कौन कौन चीज़ों को पढ़ना है। तो इकाई 1 में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। अध्याय 1 में समानता के बारे में पढ़ेंगे। और इकाई 2 में पढ़ेंगे राज्य सरकार, जो कि भाग 1 में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। और अध्याय 3 में जो राज्य शासन कैसे काम करता है, राज्य में शासन कैसे काम करता है, इसके बारे में जानना है। इकाई 3 में हम लोग पढ़ेंगे लिंग, बोध और जेंडर्स। लिंग, बोध और जेंडर में हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 4 में लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। उसके बाद अध्याय 5 में पढ़ेंगे औरतों ने बदली दुनिया। इकाई 4 में हम लोग बातचीत करेंगे संचार माध्यम। संचार माध्यम अध्याय 6 में संचार माध्यमों को समझना। इकाई 5 में हम लोग पढ़ेंगे बाजार के बारे में। अध्याय 7 में जो हमारे आसपास के बाजार, और अध्याय 8 में हम लोग पढ़ेंगे बाजार में एक कमीज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता, जो अध्याय 9 में हम लोग बातचीत करेंगे, जो समानता के लिए संघर्ष जो किए हैं जिन जिन महापुरुषों ने। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 में हम लोग इकाई 1 के बारे में बातचीत करेंगे। अध्याय 1 में हम लोग बातचीत करेंगे जो है समानता। कहता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोग की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, लोगों का भागीदारी, संघर्ष, शांतिपूर्ण समाधान। उसके बाद समानता, न्याय, समानता, लोकतंत्र, मुख्य विशेषता है और इसकी मतलब कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। हम अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। ये कांता से लेके हम लोग चर्चा आगे करेंगे बातचीत को। तो इन सब जो दिए हुए चित्र हैं इन सबको पढ़ लेना। माताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़ी होने से होता है। समझो, कांता के वोट देने की लाइन में खड़ी होने से होता है। पूर्ण उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक
अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी भारत जैसी एक लोकतंत्र देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीबी हो या अमीर हो। इसे, जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तकों में पढ़ चुके हैं, सार्वभौतिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और यह सभी लोकतंत्र को आवश्यक पहलू हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषणा करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर क्यों, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोटर कार्ड है, एक ही वोट है, उनके पास एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ इसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि उससे अपने मालिक के बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेते हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकार अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिससे वह सुबह लगती थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। आपके विचार में समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसे सोचने के 3 कारण बताइए। अन्य प्रकार की असमानताएं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, वोट देने का अधिकार, मताधिकार से कहते हैं, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। फिर रिपीट करते हैं। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार की समानताओं पर प्रकाश डालते हैं। भारत में समानता प्रचलित असमानताओं में से एक है। जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार
पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए और आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचले कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उसके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, 1950 से लेकर 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जुट्ठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। यहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते, कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिससे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अंट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़कियों की आंखें छिलक कर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उत्तर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षक को साहसपूर्ण सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हूँ इसलिए जा रहा हूँ। ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में आपको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ। क्या कहा? मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिएगा, मास्टर यदि पढ़ेगा, मास्टर जो यहीं पढ़ेगा
किसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं इसके बाद और भी आवेगा पढ़ने को। इस शब्द को आवेंगे पढ़ने को। दूसरी कहानी का एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कई समस्या नहीं थे। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एवं पार्ट्स डीलर के पास गई। प्रॉपर्टी डीलर के पास गई। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मैदानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकती है। वे पहला मकान देखने गई। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने के लिए निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उसके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी। वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही एक सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस में मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरी और तीसरी मकानों में भी जो उन्हें पसंद आई थी, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। तो अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिक मिले जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। इसे थोड़ा रीड करते हैं, क्या कहना चाहता है ये। आपके विचार में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उनके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था। अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्ति लिखें और उक्त स्थिति में आप कैसे अनुभव करते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं, आपके विचार में अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह न मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या कहते। अब कहता है मानवीय गरिमा का मूल्य। मानवीय गरिमा का मूल्य। तो यहाँ कहता है अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उसका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म से हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्य वर्ग या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धार्मिक कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उसके समानता को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उसकी गरिमा को ठेस पहुंची।
ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और इन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं। उसने कमतर है बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकते, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उसके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने अपने नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके असमानता ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे सभी असमान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्तियों को मिलती है। अब हम लोग बातचीत करेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश की व्यक्ति चाहे वह पुरुष या स्त्री किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। इस बात को समझ लेना। बहुत अच्छी बात बोल दिया। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को सामान्य किया गया है। यह पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। अब इनके कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसा कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने का अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानों और बाजार आदि सम्मिलित हैं।
खेल मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुआं, सड़कों और नहरों के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक कुआं, सड़कों, नहरों, घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा बात यह करता है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब उन्मूलन कर दिया गया। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं के कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक समानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों की अतीत में अक्सर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इन दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा किया जाता है। यह भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुआ। और 2001 में उच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने की निर्देश दिया गया। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल आना जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिला है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इसको हमको नोट डाउन करना चाहिए। बच्चों की वृद्धि हुआ है, उसके बाद प्रवेश में अधिक, उसके बाद बच्चों जब घर जाने के लिए वापस नहीं लौटते थे, परंतु अब स्कूलों में मध्याह्न भोजन से उन बच्चों की सुधार में प्राप्त हुआ है। अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था। अब इन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह कम करने में भी सहायता हुआ। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में सभी वे उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित
महिलाओं को काम पर रखा है। मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों को समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में स्कूल जहां अमीरों के बच्चे आते हैं उन स्कूलों में बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल में जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग अन्य समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का प्रभाव कानून के विदित हैं, फिर भी वे जाति धर्म अपंगता आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों को असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना भी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है। प्रजातंत्रीय सम्मान में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। जिनमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देता है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां समानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्र देशों से समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, उसके बाद अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिकन लोग हो गया, उसके बाद जिसके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीका अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीका अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी इन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्होंने बस में पीछे बैठना पड़ता था जब एक भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठा दिया जाता था। यहाँ इस तरह देख सकते हैं आप। रोजा पार्क्स 1913-2005 तक अफ्रीका अमेरिकन महिला थी। एक दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट के गोरे व्यक्ति को देखने से मना
कर दिया, सॉरी बैठने से मना कर दिया। सीट कहाँ पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देखते समय देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो नागरिक अधिकार आंदोलन जिसको हम बोलते हैं सिविल राइट मूवमेंट, ध्यान रखना, सिविल मूवमेंट सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया, जो कि 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निवेश कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना ही होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकी गरीबी हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही समर्थ रहते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या अन्य क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसे ही ऊंचा है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश में कुछ बातें दिए गए हैं, उसे पढ़ना और समझना पढ़ना। लोकतंत्र की चुनौती किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के लिए विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इस पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों को समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने के भाव को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज यहीं तक अभ्यास प्रश्नों को करने का कोशिश करें ताकि बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ कुछ शब्द संकलन के बारे में दिया गया है, इन शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ना। बोलता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या होता है? यह लोकतंत्र समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उसके अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये अच्छी बात है। अब यहाँ गरिमा का मतलब क्या होता है, इसके बारे में यहाँ कहा गया। गरिमा कहते हैं इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझने से है। गरिमा, इसका तात्पर्य आपको दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझने, अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। संविधान तो आप जानते ही हैं, यह वह दस्तावेज है जिसमें देश के जनता व सरकार द्वारा
पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। और एक बात यहाँ और कहा, नागरिक अधिकार आंदोलन, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में अंत में प्रारंभ हुआ और जिसने अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।